5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में राहुल गांधी जिनसी वोटर्स को जोड़ने में लगे हुए हैं। वो छात्रों के साथ संवाद कर रहे हैं। आज राहुल गांधी महाराष्ट्र के पुणे में, जहां वो छात्रों की गूंज कार्यक्रम करने वाले हैं। आज का ये कार्यक्रम केवल लड़कियों के लिए रखा गया है। राहुल गांधी ने कहा कि इस बार छात्राएं अपनी बात खुलकर रखेंगे और देश उनकी आवाज सुनेगा। लेकिन पुणे में राहुल गांधी के इस कार्यक्रम से पहले कल रात जबरदस्त हंगामा हो गया। पुणे के COEP टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी हॉस्टल के कैंपस में NSUI और ABVP कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। झड़प के बाद मौके पर पुलिस की भारी तैनाती हुई। झड़प को लेकर दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। ABVP का दावा है कि कांग्रेस कार्यकर्ता कॉलेज की छात्राओं को जबरदस्ती राहुल गांधी के इवेंट के लिए रजिस्टर करवा रहे थे, जबकि कांग्रेस का आरोप यह है कि राहुल गांधी के कार्यक्रम छात्रों की गूंज के सपोर्ट में बोलने की वजह से ABVP कार्यकर्ताओं ने हॉस्टल की 2 छात्राओं को एक कमरे में बंद करके धमकी दी है। अब दोनों ही बातें गलत हो सकती हैं, दोनों ही बातें सही भी हो सकती हैं, ये तो वहां की जनता बताएगी। लेकिन ये जो छात्रों की गूंज और कांग्रेस का ये जो नया नैरेटिव तैयार हो रहा है कि वो छात्रों के साथ खड़े हुए हैं, अगर जेनसी की आवाज सुनने वाला कोई नेता है तो वो राहुल गांधी है। क्या ये जमीन पर भी वैसा ही दिखाई दे रहा है कि वैसी आउटरीच है? नहीं, देखिए अभी क्या हुआ है कि एजुकेशन, इकोनॉमी और एग्जाम, ये तीनों चीज एक साथ जुड़ गए हैं एक साथ। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि जो ABVP बनाम NSUI की बात है, ये दोनों छात्र संगठन अभी जो पूरा का पूरा जो छात्रों का आंदोलन हुआ, कहीं भी जंतर मंतर पे हो, झारखंड में हो, ये दोनों नगण्य रहे हैं। इनकी कोई भूमिका इस मूवमेंट में नहीं। इन्होंने अपना एक छात्रों की गूंज पहले चला रखी थी, ABVP अपने सांगठनिक कार्यक्रमों को करती थी, लेकिन जो अभी मूवमेंट हुआ जिसके बाद से जेनजी एक रॉट लर्निंग इनके लिए बन गया है कि अब अचानक से अब आप किसानों की बात नहीं कर रहे हैं, मजदूरों की बात नहीं कर रहे हैं, पिछड़ों की बात नहीं कर रहे हैं, आदिवासी की बात नहीं कर रहे हैं, अब हर किसी को जेनजी की बात करना है। तो एक मौसम आता है जिसमें अचानक से फैशन में आ जाता है। सवाल यह है कि ABVP बनाम NSUI में एक संघ से जुड़ा हुआ संगठन है, दूसरा कांग्रेस का संगठन है। ये दोनों छात्र संगठन पूछा जाए कि जंतर मंतर में NSUI की क्या भूमिका थी और झारखंड में ABVP की क्या भूमिका थी, जबकि वहां पे आप राजनीतिक तौर पे भी चीजों को देखें तो भी आपकी कोई भूमिका नहीं थी। तो उस स्थिति में अभी देखिए कि अभी क्या हो गया है कि जेनजी एक ऐसा रॉट लर्निंग हो गया, वो करी पत्ता हो गया है जिसको हर चीज में आप तड़का डालेंगे। ठीक है, तो ये दिखाता है कि ये सीधा एक ट्रेंड चल पड़ा है, इस कारण से कर रहे हैं। कन्विक्शन की बात नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि 4 महीना पहले तक आप दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, मजदूर इनकी बात कर रहे थे और अचानक से हर कोई जेनजी की बात कर रहे हैं। जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे, बिल्कुल है ना, वो ट्रैक चला गया। उससे पहले आप संविधान बचाओ की बात कर रहे थे, वो बैक ट्रैक पे चला गया। उसके बाद फिर क्या क्या किसानों का मुद्दा, उससे भी बहुत पहले उठाया था, वो मुद्दा चला गया। करेंगे ये राहुल गांधी दरअसल इस वक्त 29 की लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि एक बहुत बड़ा वोट बैंक है अजीत जी, जो उनके साथ खड़ा हो सकता है। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो केवल 29 तक का नहीं, वो 25 साल के लिए लड़ाई कर रहे हैं। वो उनका ब्रैकेट बड़ा है, वो 47 तक की। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी लेकिन दोनों का टारगेट यही वर्ग है, जो जेनजी है और जेन अल्फा है, जो आगे अभी अगले चुनाव में वोट करेगा। एक का स्लो गोइंग है, एक का फास्ट गोइंग है। मैं ये जानना चाह रही हूं कि किसका पैटर्न कहां खड़ा दिखाई देता है। देखिए, अभी निराशा तो दोनों से है युवाओं में। अगर आप ईमानदारी की बात पूछिए तो जेनजी में दोनों से निराशा है। जो ट्रेडिशनल पक्ष है और जो ट्रेडिशनल विपक्ष है, दोनों से नाराजगी है, दोनों से निराशा है। दोनों ने छात्रों को निराश किया। दोनों की सरकारें हैं, वहां प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, परीक्षा में गड़बड़ियां हुई हैं। ऐसा नहीं है कि एक ने सिस्टम फुल प्रूफ बना रखा है, एक ने बहुत अच्छा सिस्टम बना रहा है, दूसरे ने सिस्टम खराब कर रखा है, और तभी तीसरे किसी व्यक्ति के लिए, किसी नए व्यक्ति के लिए अवसर बन रहे हैं। तीसरा इसीलिए ट्राई कर रहा है। तो ये एक निराशा तो दोनों तरफ से है। अब स्पेसिफिकली अगर इस इवेंट की बात करें हम लोग, तो राहुल गांधी पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी भी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद क्या स्ट्रेटजी बना रही है कि वो जहां जा रहे हैं वहां उनका विरोध क्यों करना है। भाई, सभी पार्टी के पॉलिटिकल कार्यक्रम होते हैं। हम तो कहीं नहीं देख रहे हैं कि बीजेपी का कोई आदमी अभी अमित शाह जी के कितने राज्यों में कार्यक्रम हुए कि कांग्रेस के लोग जाकर के उसमें डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। तो आप क्यों नहीं राहुल गांधी को कार्यक्रम करने दे रहे हैं? हर कार्यक्रम में आप देखिए, उत्तराखंड में छात्रों की गूंज हुई तो जगह का वो कैंसिल कर दिया गया, बगल में एक दूसरा इवेंट कर दिया गया। इलाहाबाद प्रयागराज गए तो वहां भी कैंसिल कर दिया गया, वहां भी विवाद खड़ा हो गया। पुणे जा रहे हैं, वहां भी विवाद खड़ा कर दिया। भाई क्यों, क्या जरूरत है विवाद खड़ा करने की? पूरा आप नारा लगाते हुए इन लड़कों को देखिए, एक भी लड़की दिख रही है उसमें, एक भी छात्रा नहीं दिख रही है। तो छात्राएं अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं कि आप आकर के नारेबाजी कर रहे हैं। अगर किसी छात्रा को गलत तरीके से अगर उसका इनरोलमेंट कराया जा रहा है तो वो छात्रा नहीं बोल सकती है।
तो हर इवेंट में जाकर के भाई राहुल गांधी कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। अगर वो छात्रों की गूंज कार्यक्रम करें, आप अपना कार्यक्रम करिए। जी जी। अगर ये लोग नहीं करें, इस तरह के की बाधा नहीं डाली जाए, तो इन सारे इवेंट्स पर नजर भी न जाए लोगों की, आपका कार्यक्रम होकर के समाप्त हो जाए। आप पता नहीं क्यों क्या स्ट्रेटजी बना रहे हैं ये लोग कि जाकर के हर कार्यक्रम में राहुल गांधी के हर कार्यक्रम में विरोध करना है। विरोध कर करके लोगों ने राहुल गांधी को नेता बना दिया है, नहीं तो कोई मतलब नहीं था। राहुल गांधी की नेतागिरी तो कहां आगे बढ़ रही थी, उनकी कोई बात आगे नहीं बढ़ रही। ये भी आपने एक अच्छा एंगल दिया है, लेकिन कल की एक तस्वीर आपको दिखानी जरूरी है, क्योंकि राहुल गांधी ने दिल्ली में संसद मार्ग थाने में कल धरना दिया। बैलेट गन मामले में एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर करीब 7 घंटे तक वो थाना परिसर में बैठे रहे। इस दौरान प्रियंका गांधी भी वहीं थी, अधीर रंजन चौधरी भी दिखाई दिए। राहुल गांधी के दबाव में आखिरकार दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल राहुल गांधी साहिल लोचव नाम के उस लड़के को भी अपने साथ लेकर आए थे, जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन की वजह से घायल हो गया। ऐसा दावा उनकी तरफ से किया गया। अब राहुल गांधी का आरोप यह है कि साहिल लोचव को 200 छर्रे लगे हैं, आंख में भी 3 छर्रे हैं। कई बार कोशिश के बावजूद दिल्ली पुलिस ने जब मामला दर्ज नहीं किया तो फिर उन्हें जाकर धरना देना पड़ा। अब इसमें पुलिस का भी पक्ष है। पुलिस ये कह रही है जब ऑलरेडी मामला सुप्रीम कोर्ट के पास जा चुका है तो केवल एक एफआईआर वो कैसे दर्ज कर सकते हैं, फिर तो बहुत सारी और एफआईआर आएंगी, उन्हें दर्ज करना पड़ेगा। खैर दबाव हुआ, एफआईआर दर्ज हुई। इसे लेकर कल पूरे दिन क्या ड्रामा चला वो आपको दिखा देती हूँ। ये न्याय का पहला कदम है, केस लॉन्च हुआ है। ये न्यू दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है। अब इमेजिन कीजिए गांव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होता है। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है, हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है और उसके लिए 8 घंटे लग गए। और फाइनल, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल एफआईआर दिया है। तो आप समझ जाइए एफआईआर रोक कौन रहा था। अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि उसने सरकार को झुका दिया, सिस्टम को झुका दिया। राहुल गांधी के धरने के बाद आखिरकार दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। ऐसे में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर अटैक किया। उन्होंने पूछा कि आखिर किसे झुका दिया, सुप्रीम कोर्ट को, देश की संसद को या फिर संविधान को, क्योंकि मामला तो अब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। राहुल गांधी ने, गांधी परिवार ने अपने आप को देश की संसद से बड़ा माना, देश की सुप्रीम कोर्ट से बड़ा माना, देश के कानून से बड़ा माना, तो एक छोटा सा पुलिस स्टेशन क्या औकात रखेगा उनके सामने। किसको झुकाया कांग्रेस पार्टी ने, देश की सुप्रीम कोर्ट को जो जांच कर रही है? किसको झुकाया कांग्रेस पार्टी ने, देश की संसद को, जहां पर देश के गृह मंत्री बार बार कहते रहे राहुल गांधी से, नेता विपक्ष से, कि आइए आप इस पूरे मुद्दे पर चर्चा कीजिए, मुझसे सवाल कीजिए, मैं हर सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। किसको झुकाया कांग्रेस पार्टी ने, देश के संविधान को, जो कहता है कि जो पैरामिलिट्री सर्विस है उसका सम्मान होना चाहिए। राहुल गांधी ने कंप्लेन में कहीं भी ये कहा कि तफ्तीश कीजिए पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस बल को किसने मारा। किसको झुकाया राहुल गांधी ने, पैरामिलिट्री फोर्स को? किसको झुकाया राहुल गांधी ने, दिल्ली पुलिस को? वो लोग जो देश की सरहद पर इस वक्त सेवा दे रहे हैं, जिनके खिलाफ नारे उठाए गए, कि राहुल गांधी ने उनके खिलाफ कोई भी जांच मांगी? देश की आर्मी का अपमान करने वालों के खिलाफ राहुल गांधी ने कोई भी जांच मांगी? तो किसको झुकाया कांग्रेस पार्टी ने? एक तरफ कांग्रेस पार्टी का नैरेटिव है और एक तरफ वो नैरेटिव है, नैरेटिव या फिर फैक्ट कहें, जो पुलिस कह रही है कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है तो फिर ये एफआईआर क्यों? नहीं, देखिए इसमें दोनों तरफ से, देखिए बीजेपी सरकार और विपक्ष में खासकर कांग्रेस, दोनों की तरफ से जानबूझ के चीजों को थोड़ा हेजी ग्रे एरिया में रखा गया। अब सबसे पहली बात देखिए कि पेलेट गन का मामला आया तो पेलेट गन पे सरकार को एक स्पष्टीकरण देनी चाहिए थी कि कैसे हुआ, मामला वहीं खत्म हो जाता। अब वहां पे जब फाइनली पर संसद में बहस हो कहां पर? वही मैं कह रहा हूं कि पहले तो ये हुआ कि जब ये बात आई कि पेलेट गन चला है, मेडिकल रिपोर्ट में आ गया, तो इस पे एक आना चाहिए कि जब चला तो इस किसके आदेश पे चला, क्या था, नहीं था, वो स्पष्टीकरण। वो अभी ग्रे एरिया में है, कोई भी आधिकारिक बयान सरकार का नहीं आया है। दिल्ली पुलिस ने पहले कहा नहीं चला, फिर 2 दिन बाद माना कि हाँ चला है और
किस तरीके से हुआ। उसके बाद विपक्ष इस पे बहस चाहता था। जब गृह मंत्री 16 दिन के बाद जब तैयार हो गए कि हम सारे मुद्दों पे इंक्लूडिंग जो बल प्रयोग और पैलेट गन की बातें करेंगे, तो वहां पे विपक्ष उसको चलने नहीं गया। तो दोनों तरफ से आप देखिए कि वो चाहते हैं कि ये एक उलझा हुआ मामला रहे, स्पष्टीकरण ना हो, और जिसके कारण लोग अपने हिसाब से चुन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त को एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के अंडर में, जस्टिस रेड्डी के अंडर में एक 5 सदस्य की कमेटी बना दी है, जिसमें बल प्रयोग और उसके साथ जितनी भी पुलिस के एक्शंस हैं उनका सीसीटीवी से लेकर तमाम फुटेज वगैरह प्रिजर्व करने की बात है। ठीक करेगा। फिर भी अब कानूनी तौर पे अगर वैसा कुछ हो तो एफआईआर करने से कोई नहीं रोकता है, हो सकता है, और वो कल हुआ भी। लेकिन सवाल है कि राहुल गांधी जी जब एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कर लिया तो कायदे से उसमें ये सब मामला आना ही था जिसके लिए आप एफआईआर करवाना चाह रहे हैं। तो यहां पे आप देखेंगे कि दोनों के तरफ से ये जो जंतर मंतर 20 तारीख का जो घटना है उसको एक नैरेटिव वॉर की तरफ खेला जा रहा है कि किसके नैरेटिव में किसे विलेन बनाया जाए। और जानबूझ के आप देखिए कि इसमें सरकार और विपक्ष चाहते हैं, ऐसा अभी तक लग रहा है, कि कोई स्पष्टीकरण ना हो बिल्कुल, ताकि उस ग्रे एरिया में एलिफेंट इन द डार्क रूम वाली जो हाल होती है कि आप अपने हिसाब से चीजों को बता रहे हैं। तो इसमें हमें लगता है कि गृह मंत्री बोलना चाहते थे, बोलने नहीं दिया गया, आप सुनना नहीं चाहते और एफआईआर की खेल कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया है। लेकिन इनके लिए भी मुफीद है ना, वरना यहाँ धरना देने का मौका कैसे होता, 7 घंटे की रिपोर्टिंग कैसे होती। सरकार की तरफ से भी एक स्पष्टीकरण इस पे आना चाहिए था अभी तक। अब बिहार की सियासत से जुड़ी हुई एक खबर आपको दे दूं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत संभालने का दावा ठोककर नई बहस छेड़ दी है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार ने अब बिहार की राजनीति से फुर्सत ले ली है। लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर रहने के बाद अब उन्होंने खुद राजनीति से विश्राम लेने का फैसला किया है। ऐसे में बिहार के एक बड़े वर्ग की चिंता यह है कि उनकी राजनीतिक विरासत को आगे कौन बढ़ाएगा। उपेंद्र कुशवाहा ने दावा ठोका कि बिहार की जनता चाहती है कि नीतीश की विरासत संभालने की जिम्मेदारी उनकी पार्टी को दी जाए। उपेंद्र कुशवाहा अगर वाकई में नीतीश कुमार की लेगेसी को आगे बढ़ाने वाले नेता होते तो नीतीश कुमार ने उन्हें ये विरासत दे दी होती, लेकिन नहीं दी, उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई। अब नीतीश जी नहीं कर रहे हैं बिहार की सियासत, तो ये मौका ढूंढ रहे हैं, कामयाब होंगे या नहीं होंगे। देखिए, नीतीश कुमार ने तो बहुत मौके दिए उपेंद्र कुशवाहा को, और वो सचमुच जेन्युइनली चाहते थे कि उपेंद्र कुशवाहा संभाले पार्टी, उनकी विरासत को आगे बढ़ाएं। उन्होंने अपनी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर रखा था जनता दल यू का। उपेंद्र कुशवाहा को जब मौका आया तो विधानसभा में अपनी पार्टी का विधायक दल का नेता बनाया था उन्होंने। जितनी बार पार्टी छोड़ करके गए उपेंद्र कुशवाहा, उतनी बार उनको लौटा करके ले आए, बड़ा पद दे करके, उनको राज्यसभा का पद दे करके लौटा के ले आए, फिर छोड़ करके चले गए, फिर विधान परिषद का दे करके लेके आए, फिर छोड़ करके चले गए। तो अगर उनकी पार्टी में होते तो स्वाभाविक रूप से आप उत्तराधिकारी के तौर पर आगे बढ़ सकते थे। अब आपकी एक अलग पार्टी है, उनकी पार्टी अलग, और उपेंद्र कुशवाहा ही वो नेता है जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि नीतीश जी को अपने बेटे को ले आना चाहिए राजनीति में आगे, क्योंकि उनकी राजनीतिक विरासत संभालने वाला कोई नहीं है। तो जब उनका बेटा आ ही गया नीतीश कुमार का, इन्हीं की मंशा थी, उपेंद्र कुशवाहा जी की ही मंशा थी। जब वो आ गए, निशांत कुमार राजनीति कर रहे हैं, मंत्री हैं, अगले कुछ दिन में हो सकता है उप मुख्यमंत्री बन जाए, जिस तरह की सेहत अभी विजेंद्र यादव जी की दिख रही है, तो उप मुख्यमंत्री हो जाए मान लीजिए, और पार्टी की का संगठन भी संभाल ले, तो उनके उत्तराधिकारी तो वहां हो गए। और दूसरी एक बात, जो लौकुश समीकरण की बात होती है, अब सिर्फ एक पार्टी के उत्तराधिकारी की बात नहीं है। 3 जातियां हैं वहां, जो त्रिवेणी संघ बना था आजादी के पहले, और बड़ी लड़ाई लड़ी थी ओबीसी की 3 जातियों ने, यादव, कोयरी और कुर्मी। ये 3, यादव से लीडरशिप लालू यादव के परिवार में है, कुर्मी का लीडरशिप नीतीश कुमार के पास है, जिसकी लीगेसी अपने बेटे को पास ऑन कर रहे हैं, और कोयरी लीडरशिप सम्राट चौधरी के पास आ गई, जो मुख्यमंत्री हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना नेता बनाया और जनता दल यू ने भी उनको नेता मान लिया। तो हम नहीं कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए आगे मौका है या नहीं है, उन्होंने अपने बेटे को एस्टैब्लिश किया है, लेकिन अब मुश्किल है उनके लिए, टफ लड़ाई है, और कोई प्लेट में सजा करके इस तरह से अपनी पार्टी का लीडरशिप या जाति का लीडरशिप नहीं दे देता है। तो जेडीयू की लीडरशिप अभी तो ऐसे नहीं मिल जाएगी उनको अपनी पार्टी बड़ी करनी होगी, और मुश्किल यह है कि कुशवाहा मुख्यमंत्री हो गया है तो वहां उनके लिए रास्ते आगे। और अपनी पत्नी, अपने बेटे को उन्होंने ऑलरेडी सेटल कर दिया है, तो फिर सवाल ये पूछा जाएगा कि आपने 3 लोगों को अपने ही परिवार में केटर कर दिया, अब किस मुंह से आप जनता के बीच में जाइएगा और कहिएगा कि हमारे पीछे आकर आप खड़े हो जाएं। एक खबर ऐसी है चीनी से जुड़ी हुई, चीनी की कीमत आम लोगों के दांत खट्टे कर रही है। सिर्फ 12 दिनों में खुदरा चीनी 52 रुपए किलो से बढ़कर 62 रुपए किलो हो गई है। दावा किया जा रहा है कि गन्ने के प्रोडक्शन को इथेनॉल बनाने में डाइवर्ट किया जा रहा है और इसकी वजह से चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन इस दावे को सरकार ने खारिज कर दिया है। चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी पर सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है।
सरकार ने साफ किया है कि इथेनॉल की वजह से चीनी महंगी नहीं हुई है, बल्कि कम घरेलू उत्पादन, अपकमिंग फेस्टिव सीजन, जमाखोरी की वजह से चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि इथेनॉल उत्पादन के लिए इस्तेमाल हो रही चीनी का शेयर 2025-26 में कम होकर करीब 9% हो गया है, जो 2022-23 में करीब 12% था। सिर्फ यही नहीं, सरकार ने यह भी बताया कि मौजूदा समय में गन्ने के अलावा अब इथेनॉल बनाने के लिए मकई का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इथेनॉल की लड़ाई चीनी पर आई। देखिए, ये चीनी एक बहाना है। इसमें जो मुद्दा दरअसल है वो इथेनॉल का है, क्योंकि जिससे पब्लिक का ये है कि चीनी की कीमतें बढ़ी, वो एक अलग मसला है। किसी भी पदार्थ का, खाद्य पदार्थ का जब कुछ जमाखोरी हो सकती है, बहुत कुछ हो प्रोडक्शन सकता है, की कमी लेकिन हो चूंकि सकती है। यहाँ इसमें मान लीजिए 9-10% ही है, वो इथेनॉल से जुड़ा है। और इथेनॉल अभी एक पब्लिक के लिए एक कंट्रोवर्सी का विषय है, क्योंकि बहुत सारे उपभोक्ता कार के, टू व्हीलर के कह रहे हैं कि भाई हमारा माइलेज इससे घट रहा है, उसके अलावा कुछ पार्ट्स खराब हो रहे हैं। और सरकार का तर्क है कि नहीं, जो विशेषज्ञ हैं उनका ऐसा मानना नहीं है। इस लिहाज से आप जैसे ही इथेनॉल से किसी भी प्रोडक्ट के कीमत को जोड़ते हैं, ये मामला सरकार के लिए बैकफुटिंग वाला हो जाता है। इसीलिए आप देखिए कि तुरंत इसमें जोड़ा गया। अब सरकार कह रही है कि जमाखोरी वगैरह, तो यहां भी सरकार के लिए ये चिंता की बात होनी चाहिए कि जैसे ही आप कहते हैं कि जमाखोरी हो रही है, और वो एक कारण है इसके लिए, फेस्टिव सीजन वगैरह समझ में आता है, कम उत्पादन समझ में आता है, लेकिन जमाखोरी को, होर्डिंग को भी अगर आप इससे जोड़ते हैं तो ये दिखाता है कि सरकार यहां पे बहुत ही क्लियरली, कॉन्फिडेंटली इसको काउंटर नहीं कर पा रही है। ठीक है, और यहां पे जो इसका सॉल्यूशन है, चीनी पर से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहां पे है कि चीनी की कीमतें जो बढ़ रही हैं, उसको जैसे ही आंशिक रूप से भी आप इथेनॉल के प्रोडक्शन से जोड़ देते हैं, तो पूरी की पूरी जो इथेनॉल को लेके एक पॉलिटिसाइज हो गया है, वो एक पॉलिसी, आपका एनर्जी सिक्योरिटी की पॉलिसी है इथेनॉल, वो होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से इंप्लीमेंटेशन हो रहा है और जिस तरीके से उसको लेके समाज में थोड़ा एंटेगनिज्म है, चिंता है, यहां पे इथेनॉल जो है बार बार कभी चीनी के बहाने आ जा रहा है, कभी टू व्हीलर, फोर व्हीलर के माइलेज के बहाने आ जा रहा है। तो वो सरकार को उस पर तय करना है कि इथेनॉल की पॉलिसी कैसे सॉल्व हो। ठीक है, इस पे E20 तो वैसे भी सरकार बच रही है, कैसे बोलें, क्या बोलें, कितना बोलें, कैसे समझाएं। को ये चीजें अभी तुरंत मोशन में इसलिए आई हैं, लेकिन चीनी ऐसी चीज है, हर घर में खरीदी जाती है और एकदम से उसका असर दिखाई देता है। अभी फेस्टिव सीजन आने वाला है, उसके लिए सरकार ने तुरंत उपाय कर दिए हैं। 10 लाख मीट्रिक टन रॉ शुगर भारत सरकार इंपोर्ट कर रही है, और वो ड्यूटी फ्री कर रही है। और उसके साथ साथ तमाम लोग जो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करेंगे, उनको ये निर्देश भी दिया हुआ है कि अक्टूबर अंत होने तक आपको वो चीनी बेच लेनी है। मतलब ये नहीं होना है कि आप उसको रिफाइन करके रख लें और बाद में बाहर ही बेच दें उसको, ये नहीं करना है। तो सरकार ने तुरंत उपाय उसका किया है। लेकिन ये सारी चीजें मोशन में इसलिए आई हैं क्योंकि जो सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं अनंत वी नागेश्वरन, उनका एक आर्टिकल आया जिसमें उन्होंने इसको लेकर के सवाल उठाया और कहा कि E10 की जरूरत है। और उन्होंने फोर व्हीलर से ज्यादा फोकस किया टू व्हीलर्स पर। उन्होंने कहा कि 8 करोड़ स्कूटर और बाइक्स हैं जो पुराने कार्बोरेटर से चलते हैं, और पुराना कार्बोरेटर वाला जो इंजन है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है E20 को। तो इसके लिए उनको बड़ी नुकसान हो रहा है। मतलब किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया था कि जो 8 करोड़ ये स्कूटर और बाइक वाले हैं, उनका कार्बोरेटर ज्यादा खराब हो रहा है E20 से। तो उन्होंने इसकी तरफ ध्यान दिलाया, और उन्होंने ही खाद्य संकट की तरफ भी ध्यान दिलाया कि तमाम चीजों की महंगाई, जैसे ही आप इथेनॉल, गन्ने का प्रोडक्शन बढ़ाने का दूसरा नुकसान यह है कि ग्राउंड वाटर टेबल लगातार कम होता जा रहा है। जो महाराष्ट्र में जल का स्तर पंजाब में, महाराष्ट्र में, हर बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जो भूमिगत जल स्तर है वो नीचे जा रहा है, क्योंकि बहुत हाई वाटर कंजम्पशन वाला प्रोडक्ट है वो गन्ना, और उसकी कीमत बढ़ेगी। मकई पे भी, मकई और फिर चावल भी आप उसका भी इस्तेमाल करें तो उनकी भी कीमतें बढ़ेंगी। आप एक प्रोपोर्शन से अगर ज्यादा जैसे ही बढ़ाएंगे, और भारत में इतनी बड़ी आबादी है, फिर इसका तर्क दिया जाएगा कि किसानों को फायदा हो रहा है। हाँ, लेकिन जीरो सम गेम नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता है ना ये। ठीक है, तो किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए आप एक सब बस नॉट सो पॉलिटिकल बात कह रही हूँ, ज्यादा चीनी का सेवन नहीं करना चाहिए। चीनी कम खाइए, सेहतमंद रहेंगे, शुगर डायबिटीज से बचे रहेंगे। अब खबर पाकिस्तान की। पाकिस्तान में शहबाज और मुनीर ने इमरान के साथ अस्पताल के नाम पर बड़ा खेल किया है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी इमरान को अल शिफा में एडमिट नहीं कराया गया। शहबाज सरकार के कारिंदे इमरान को शिफा अस्पताल की जगह सरकारी PIMS हॉस्पिटल लेकर गए। PIMS हॉस्पिटल में इमरान खान को इंजेक्शन लगाया गया था और फिर उन्हें वहीं से वापस पटियाला जेल भेजा गया था। इमरान खान के साथ उनकी बहन उस्मा खान भी PIMS अस्पताल पहुंची थी।
इमरान ने मुलाकात के दौरान बहन उस्मा से जो कहा वो बड़ा चौंकाने वाला है। इमरान खान के साथ मुलाकात पर बहन उस्मा ने बड़ा खुलासा किया। इमरान खान ने अपनी बहन से कहा कि उन्हें जेल में मारने की साजिश रची जा रही है। जिस तरह से जेल में मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सी के साथ साजिश हुई और फिर उनकी मौत हो गई, उसी तरह से उन्हें भी मारने की साजिश की जा रही है। उन्हें 10 महीने से तन्हाई बैरक में रखा गया, किसी से मिलने की इजाजत नहीं थी। कल इमरान खान को जब जेल से निकालकर अस्पताल लाया गया था तो उनके साथ उनके डॉक्टर और बहन उस्मा खान भी थी। इमरान खान ने अपनी बहन को बताया कि जेल में उन पर बड़ा जुल्म हो रहा है, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। वो बार बार एक ही चीज उन्होंने कही, कहती मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरे साथ मेरा इतना मुझे टॉर्चर कर रहा है। मुझे वो कहता है एक कोई और डॉक्टर भी आता, उसने कहा था ह्यूमन कांटेक्ट नहीं होने की वजह से इनकी तबीयत खराब होती है। ना रीडिंग मटेरियल, ना टीवी। ये जो अच्छा कि मोर्सी को इन्होंने इसी तरह मारा था, इसी तरह तो ये स्ट्रेस, सॉलिटरी कंफाइनमेंट, स्ट्रेस देके, क्योंकि सॉलिटरी कंफाइनमेंट टॉर्चर में आती है इंटरनेशनल लॉ में भी, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस से जब आप ह्यूमन कॉन्टैक्ट से खत्म कर देते उसके जो उसका जब डिटेल पड़े ना तो उससे ये सारे ये होता है। तो उनको है वो बिल्कुल वो पहले दिन से कह रहे हैं और आज भी कह रहे थे और बार बार कह रहे थे कि मेरे पे जुल्म हो रहा है, इन्होंने मेरे साथ ज्यादती की। अब जो एक पहलू ये था अजीत जी कि मुनीर के साथ शायद इमरान खान की कोई बात हो गई है। अगर बात हो गई होती तो ये स्थिति तो इमरान खान की नहीं होती। हाँ, बिल्कुल नहीं होती। और हालांकि अभी भी सुप्रीम कोर्ट की बात ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। से खबर ये है कि उन्होंने दोबारा समीक्षा की याचिका दायर की है शहबाज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इन बाहर जाकर के इलाज कराने को लेकर के। लेकिन अगर बाहर ले आकर के और सरकारी अस्पताल में ही इलाज कराते हैं, इतनी सुविधा मिलती है कि वो अपने बहन अपने परिवार के लोगों से बात कर सके, तो ये बड़ी रिलीफ है इमरान खान के लिए। और एक बड़ा जेस्चर इसको माना जाएगा कि जो हम लोग पहले से चर्चा कर रहे हैं कि मुनीर अपना एक डेमोक्रेटिक साइड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपना एक गुडविल हासिल करना चाह रहे हैं इमरान खान के बहाने, इमरान खान के समर्थकों के बीच में लेजिटिमेसी चाहते हैं अपने जिस पद पर हैं वो, और आगे जो पद हासिल करना चाहते हैं उसके लिए। तो एक कहीं ना कहीं ये भी अनायास नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया और सरकार मान ले, मुनीर भी मान ले, तो ये कहीं ना कहीं बात तो हुई है। जो नौरीन नियाजी की बात हम लोग कर रहे थे, इनकी एक दूसरी बहन के बारे में जिनके जरिए बात हुई है, या इनकी पार्टी के जो बुखारी का कल आप बयान भी सुनवा रही थी, तो ये बात तो निश्चित रूप से हुई है। अब ये इतनी ही बात हुई है, इतनी ही राहत की बात हुई है, या आगे कुछ और होगा ये हम लोग नहीं कह सकते। और मुनीर के लिए तो बेहतर यही है कि इमरान खान की सेहत गर्त में चली जाए। मुनीर की सेहत के लिए भी वो बेहतर है, बस इल्जाम शहबाज पर लग जाए। निश्चित तौर पे। और दूसरा देखिए, पाकिस्तान कहने के लिए आप उसको डेमोक्रेसी सब, लेकिन वो एक मध्यकालीन देश है, मेडिवल है। तो वहां पे जमहूरियत जो कहते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, ये सब मायने नहीं है। वहां पे इनडिस्पेंसेबल, अपरिहार्य केवल आर्मी है, बाकी सब कुछ डिस्पेंसेबल है, चाहे पॉलिटिकल क्लास हो, शहबाज शरीफ हो, इमरान खान हो। मुनीर ये निश्चित तौर पे चाहेंगे कि इमरान खान की तरफ से कुछ वैसा जेस्चर हो जाए कि जिसमें उनको विलेन ना बनाया जाए। अगर इमरान खान उस पे राजी हो जाते हैं तो फिर उनको ज्यादा फैसिलिटी दी जाएगी, और उसके लिए फिर किसी को भी स्केपगोट बनाया जा सकता है, चाहे शहबाज शरीफ ही क्यों ना हो। उसमें दिखता है कि इमरान खान कहां तक तैयार होंगे या क्या उनका, ये अभी किसी को पता नहीं है। बात जरूर ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ बात हुई होगी, लेकिन कुल मिला के वही है कि मुनीर की कंडीशन यही रहेगी कि उसमें विलेन कोई और बने, वो विलेन ना बने। और इमरान खान का रिस्पॉन्स क्या होता है वो उससे दिखेगा कि उनको कितनी रियायत आर्मी की तरफ से दी जा रही है, उससे ये तय होगा। इमरान खान जल्दी स्वस्थ हो, हम तो यही कामना कर सकते हैं। आज दमदार 10 को हम यही विराम देते हैं। अजीत जी आपका भी, सजन जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।